लेकिन ये नौजवान कह रहा है कि ओवैसी दरअसल माइनॉरिटी की आवाज़ है और वही एकमात्र नेता है जो बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ है। किसी भी चीज़ में आप कांग्रेस को उठा के दिखा दें, कब मुद्दे पे बोला उन्होंने, चाहे अखिलेश पार्टी हो, तेजस्वी यादव हो बिहार से, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, या फिर कोई भी हो। ऐसे नहीं कह सकते कि आप बीजेपी का बी टीम है। आप किसी भी मुद्दे पे देख सकते हैं, किसी भी चीज़ की आवाज़ में अगर ओवैसी साहब अगर चाहे किसी भी समुदाय के खिलाफ हो, वो हर समुदाय के आवाज़ में उठाते हैं पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुसलमान के खिलाफ, सिर्फ दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, बिछड़ा हो, सबकी चीज़ में हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो बीजेपी का बी टीम। आप कहीं भी दिखाएं ऐसा चीज़। आप क्या हमने 70 साल से जिन सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, आज तक किसी पार्टी ने हमारे ताल्लुक से क्यों बात नहीं उठाई। पार्लियामेंट में जब भी ट्रिपल तलाक का मुद्दा आता है सब खामोश बैठे हैं, क्योंकि सांसद होते हुए भी उन्होंने बात नहीं करी। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे दबाव है, मुझे बात करने नहीं दिया जा रहा है। जब भी कोई सेकुलर पार्टी हमने इनको वोट दिया, हम चाहते हैं कि वो हमारे हक के लिए बात करे। जब ओवैसी साहब बात करते हैं और ये सेकुलर जमात के लोगों को चुड़का लगता है, क्यों तो हक की बात करने वाली की बात कड़वी लगती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों के हक की आवाज़ हर दफ़ा उठाई है, हर मौके पे। एनआरसी का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, जहाँ पर भी मॉब लिंचिंग होती है, हर मॉब लिंचिंग के ऊपर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले कौन है और हर जगह पहुँचने वाले कौन है। जब आप सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर मोहसिन शेख का कत्ल किया जाता है, उसके ताल्लुक से किसी सबके मुंह में लड्डू जम जाता है, घी जम जाता है। ये क्यों होता है भाई? आपने वोट लिया है तो किसकी बात करेंगे आप, किसके ताल्लुक से आवाज़ उठाएंगे? हम वो सेकुलर तमातों से सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं बात करते हमारे ताल्लुक से? आप मानते हैं कि 70 सालों से सेकुलरिज्म की राजनीति करने वालों ने मुसलमानों को छला है? हम ये बात मानते हैं। हम नौजवान आज हिंदुस्तान, जब भी समझो हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब आया तो नौजवानों से आया। नौजवान इस बात को मानता है कि मुसलमानों के हक की आवाज़ अगर सिर्फ और सिर्फ है वो असदुद्दीन ओवैसी है। मैं पूछता हूँ भाई अगरचे हमारे जब आदमी को बोलने दो यार, मैं वो बकरा लड़ाने वाला काम नहीं करता। एक आदमी भाई राम, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया तो क्यों समझो सेकुलर पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद समझो इख्तियार किया जाए। असदुद्दीन साहब ने कहा था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन फैसला आया तो उन्होंने कहा कि लायबल है। क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं पर समझो पूरे आरएसएस की तंजीमें किस तरीके से पूरे यंत्रणा पे, पूरे शासन के ऊपर उसके ऊपर दबाव बनाए। इलेक्शन आप क्या मानते हो? कर्नाटक के अंदर देखो, वो बिल्कुल इलेक्शन भाजपा की बी टीम है। जिस तरह से भाजपा एक हिंदू समाज के कट्टरवाद की राजनीति करती है, उसी तरह से मुस्लिम समाज के बीच में एक मुसलमान को कट्टरवाद की इसमें झोंक रहे हैं। जो चाहता है कि एक लीडर उसे समझो भाजपा की भी टीम, एक बंदा मोमिन अगर उसने कहता है कि मैं अगर गलत हूँ, मैं अगर उन्होंने बोला कि एक बार पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा के दिखा दीजिए, मैं ये लड़ लूंगा। ये हिंदुस्तान में वो बैरिस्टर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। भैया वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। क्या वो उनका भाई ये बोलेगा कि प्रशासन को 15 मिनट के लिए हटा दो? उन्होंने इस बात को बोलकर एक हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है उसके बीच में दरार डालते हैं। वो उनको क्या हुआ जब सीएनआरसी का मुद्दा आया, जमा मस्जिद नहीं गए। ओवैसी का आप पहले बताओ, इस वक्त देश का मुसलमान कर्नाटक के नतीजों के चुनावी नतीजों के बाद थोड़ा फूल गया गुब्बारा या कुछ नहीं? मुसलमान कल भी ऐसे सेकुलर फोर्सेस को रोकने के लिए हमेशा आगे आता था। आज भी सेकुलर फोर्सेस की कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए सेकुलर कौन है, कम्युनल कौन है? असल बात है भैया, ऐसा है आप डरे सहमे, क्योंकि वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने कहा कि मुझे रोज़े अक़दस पर ले जाओ और मैं वहाँ कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या होता है आज देश का सवाल है, देश की देश का सवाल है। इसका मतलब बिहार से आप? जी मैं बिहार वाला देश का सवाल कहना चाहता हूँ। कर्नाटक एक झलक है। वहाँ जो पढ़े लिखे लोगों ने वहाँ हिंदू मुसलमान एकता का जो प्रतीक बनकर ये आज जो कांग्रेस इतनी मजबूत हुई है, पूरे देश में ये मैसेज गया है। आज जरूरत है, देखिए केंद्र में किसकी सरकार हो, 2 राष्ट्रीय पार्टी मुख्य रूप से है, कांग्रेस और भाजपा। भाजपा ने क्या दिया? 15 लाख देने का वादा किया। पुरानी बात नहीं ना, पुरानी बातें याद आती है, लोग याद करते हैं। आज नफरत का माहौल एक बात बताइए, हो गया। आपको लगता
आपको लगता है कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर आज ऐसी स्थिति में आई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी से लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती, अकेला नहीं लड़ सकती। एक सेकंड, निश्चित तौर पे कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है, और कांग्रेस के साथ तमाम सेकुलर दल आज एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट होने का ही नतीजा आज आप कई प्रदेशों में देखें, भाजपा कितने राज्यों में सरकार है, आप देखें, आप देख लीजिए, एक हिंदू का कार्ड जो हमेशा खेलते आई है भाजपा, अब चलने वाली नहीं है, हिंदू यूनाइट है। मैं बंगाल से आया हूँ। सबसे पहली बात कि हम अपने आप को मेरा सवाल बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते इतने टेढ़े मेढ़े हैं, अभी 18 सीटें वहाँ 42 में बीजेपी के पास है, अभी थी मतलब जीती थी कुछ तो उसमें से आ गया। आपको क्या लगता है कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग करके लड़ी तो बीजेपी वहाँ पर उसको नुकसान होगा या बीजेपी और ज़्यादा सीटें पाएगी? नहीं, बीजेपी को पूरा नुकसान होगा। ममता बनर्जी ऑलरेडी कांग्रेस माइंडेड है, आपको पता होना चाहिए। ममता बनर्जी खुद यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी है, और वो पैसा अभी तो कहती है राहुल गांधी बीजेपी वालों के टीआरपी, वो सेकुलर है। ममता बनर्जी सेकुलर है और सेकुलरिज्म के साथ देती है उनको। आपको पता होगा 2021 में जब इलेक्शन हुआ है तो सिर्फ और कम्युनल वर्सेस सेकुलर का वो इलेक्शन हुआ है, जिसमें ममता बनर्जी ने सेकुलरवादी होकर पूरा सरकार बनाई है और बीजेपी का छक्का छुड़ाया, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आज देश में जो माहौल है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और हम मुस्लिम हैं तो आप जामा मस्जिद के पास आके हमसे सवाल करें कि हम आज कर्नाटका में सरकार बनी है तो हम बहुत फूल गए, ऐसा नहीं। हम मुसलमान चाहते हैं कि देश में अमन और शांति हो, देश में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की जीत हो, कोई भी पार्टी हो। आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट। हम कहना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, जहां तक हमें लग रहा है नरेंद्र मोदी जी की जीत पक्की लग रही है। 400 सीट, 300 से 400 सीट पक्की है, इसमें मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ये बात बिल्कुल जायज़ बोलना है लोग यहाँ पर कि सिर्फ अगर लड़ सकती है भाजपा से, वो लड़ सकती है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में भी इतना इत्तेफाक है कि वो आपस में पहले अपने झगड़े सुलझा ले फिर बात कर ले। ये भाजपा नहीं लड़ सकती बीजेपी से, क्योंकि 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो फिर बहुमत से आ रहे हैं, 300 से पार सीटें फिर पक्की ला रहे हैं। किस वजह से? अभी विकास कर रहे हैं, सारा विकास कर रहा है, सब विकास हो रहा है, हर चीज का विचार। अरे भाई आप लोग बोल रहे थे कि नहीं, एक मिनट, एक आदमी एक वक्त बोलेगा। अभी भी उनकी 12-13 स्टेटों में सरकार है। ये नहीं है कि ये कर्नाटक हारा गया तो मोदी हार गया, मोदी नहीं हारा, मोदी जीता है, हारने के बाद भी जीता है मोदी वहाँ पर, समझे ना। और आपका प्रधानमंत्री के प्रति, बीजेपी के प्रति इस मोह की वजह क्या? उनका विकास या उनकी इकबाल को आप पसंद, क्या वजह है? उनकी एकता जो बनाए रखी है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ आज 9 साल के अंदर, मारा काटी नहीं हुई जो कांग्रेस के ज़माने में होती थी। अभी तो आपसे पहले जो लोग बोल रहे थे कि नफरत कर दिया, नहीं, नफरत की कोई राजनीति नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपना माइंड रखता है और वो अपनी बात रखता है। मेरा माइंड ये कहता है कि कोई नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा परेशानी खड़ी नहीं हुई है मुल्क में जो होना चाहिए थी, जो कांग्रेस की सरकारों में हुई है। 65 साल या 60 साल जो कांग्रेस ने हिंदुस्तान में राज करा है, वो बिल्कुल नफरत की राजनीति से राज करा है। बात है 100 बात की एक बात है, 100 बात की एक बात है कि जो देश में नफरत की बाजार जो आज फैलाया हुआ है, जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा उसी का सरकार बनेगा। ये देश सर मैं ये कह रहा हूँ, जब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई विकास हुआ है लेकिन नफरत नहीं बढ़ी। नफरत का हमारे खाने पे पाबंदी, हमारे पहनावे पे पाबंदी, हमारे लिबास पर पहनावे, हमारी शनाख्त पे पाबंदी, हिजाब के ताल्लुक से, यानी मुसलमानों की हर शनाख्त के ऊपर समझो, इनको इस्लाम मुसलमानों के हर शार जो है सबके ऊपर इनको एतराज़ है, फिर इन्होंने नफरत नहीं बढ़ाए तो क्या बढ़ाए? बताइए, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है। किस चीज़ नफरत की? हर जगह किस? वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो रामनवमी पर एक मिनट, वो कह रहे हैं कि हमारे हिजाब पे पाबंदी की बात करते हैं, हमारे जो है रहने पर, खाने पीने पर, सब पे पाबंदियां लगाते हैं ये बीजेपी वाले। किसी चीज़ की कहने को तो कहते हैं, वो लगाते कुछ नहीं है। पाबंदी किसी चीज़ पे नहीं है। एनआरसी बोली, एनआरसी लागू कहाँ हुई है? ठीक है, नहीं ठीक है,
कौन सा बताओ ना, आप कहाँ पर करिए उन्होंने? माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में। हाँ जी, अरे हम तो आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मिलकर खुशी हुई बहुत ज्यादा हमें। माहौल क्या है हमें बस। मैं आपको टीवी में देखा, लेकिन आज इधर नजरों से देख रहे हैं माहौल क्या है। कर्नाटक से भी आ गए यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब है कि जब तक ईवीएम है ना, मोदी जीतेगा। ईवीएम जहाँ खत्म, बस कर्नाटक में कौन ईवीएम रही? नहीं था ईवीएम से ये हुआ है। कर्नाटक में कौन ईवीएम रहा? हाँ, नहीं था, फिर भी ईवीएम रहा, इसीलिए तो ईवीएम रहा, तो उसमें धानी नहीं चला ना। वहाँ नहीं चला, यहाँ चला। अरे बाबा, यही तो बात है। बस आज इतना ही। कैमरामैन काली कांझा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़।